Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about ionization energy. What is ionization energy? It is defined as the amount of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of an atom. So, today we are going to discuss factors affecting ionization energy. What are the different factors which affect ionization energy? The first factor we begin with is atomic size, or you can say that atomic radii. बच्चों, एटॉमिक रेडियाई ये जब प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी तब हमने ये बोला था कि जितना छोटा एटम होता है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स उतने ही न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम Z इफेक्टिव भी बोलते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, वो ज़्यादा रहेगा, लार्ज रहेगा जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज छोटी है। तो Z इफेक्टिव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक रेडियाई के। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब हम इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं? जितना ज़्यादा एटम छोटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसका रिलेशन लिख देते हैं डायरेक्टली, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियाई। ये फैक्टर आप याद रखना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो इसकी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज with increase in decrease in atomic radii and vice versa. Reason: as the atomic radii decrease, the Z effective increases on the electron, hence Z effective जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, hence the ionization energy increases. तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एटॉमिक रेडियाई, जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, एटम की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड फैक्टर जो है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम Z इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने एटॉमिक रेडियाई के केस में भी देखा कि Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो यहाँ पर हम ये रिलेशन देखते हैं कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज with the increase in
effective nuclear charge. Reason, as Z effective increase force of attraction on the electrons increases, hence greater energy is required to remove these electrons. तो ये हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर, न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, अगर इसको बढ़ाते हो तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। अब आते हैं हम थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है उन एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें एक्सेप्शनली हाई देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस और नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द एलिमेंट्स या फिर एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन have extra stability. Hence, more energy is required to remove electron from them. तो देखो एग्जाम्पल यहां पर हीलियम कन्फिगरेशन क्या होता है 1s2, स्टेबल कन्फिगरेशन है। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। कैसा कन्फिगरेशन है ये? फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अनस्टेबल करना पड़ेगा। तो अगर किसी स्टेबल चीज को हम अनस्टेबल करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई रहती है। अगला नियॉन देखो 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पर भी कन्फिगरेशन जो है वो क्या हो गया? स्टेबल आ गया, क्योंकि ये भी फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन है। तो ये एलिमेंट जो हैं ये इसी वजह से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर चुके हैं। तो इनका स्टेबल कन्फिगरेशन था, इसी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन देखो बच्चों क्या होता है 1s2, 2s2, 2p3। अब यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है 2p3। अब देखो p जो होता है p सबशेल, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों ऑर्बिटल जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक स्टेबल कन्फिगरेशन है, क्योंकि यहां पर हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन देखने को मिल रहा है। तो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है, इस वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है नाइट्रोजन के एटम के पास। और यही कारण है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो ये एग्जाम्पल हो गए जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव मिलती है। ये आपको इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके नहीं देंगे। तो इस बात का आप ध्यान कर लेना और इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि द एटम्स विच हैव हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन और फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन, they have extra stability in them, due to which it is not easy to remove an electron from these atoms. अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर जो है ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
अगर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं इनर शेल्स के अंदर, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए जाएं, इनर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो भी क्या होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो Z तो उतना ही रहता है, सिग्मा जो है वो अगर इंक्रीज हो गया तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, Z इफेक्टिव कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल then the value of sigma increases, as a result Z effective decreases and ionization energy also decreases। तो अब हम यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि if we increase number of electrons in the inner shells, then screening caused by them increases, स्क्रीनिंग का मतलब है यहां पर सिग्मा, hence Z effective decreases, so ionization energy also decreases। तो ये इफेक्ट रहेगा बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं Z माइनस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा, और Z इफेक्टिव अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। अब हम आते हैं फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, देखिए समझते हैं इस चीज को। पेनिट्रेट ये वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के डीप इनसाइड अंदर तक जाना, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो हमारे पास एक एटम है और इस एटम के अंदर हमारे पास सपोज ये 3 शेल्स हैं। जितना ज़्यादा हम अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, उतना ही हम न्यूक्लियस के क्लोज जाते हैं, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज जाते हैं उतना ही Z इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इसको बोला गया पेनिट्रेशन, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अंदर के शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, और इनको अगर निकालना पड़ जाए तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एज कंपेयर टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। यहीं से आता है ये पॉइंट, आप किस इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हैं एटम में से, क्या ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर आउटर मोस्ट से अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है। जितना ज़्यादा अंदर की तरफ जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज फाउंड दैट द साइज ऑफ द सबशेल फॉलो द ऑर्डर S is smaller than P is smaller than D is smaller than F। S सबशेल जो है वो साइज में सबसे छोटा होता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। P साइज में इससे बड़ा होता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस से इससे ज्यादा दूर है। लेकिन D जो है वो P से भी बड़ा होता है, तो D जो है वो इससे भी ज्यादा दूर हो गया, और F जो है वो सबसे बड़ा होता है साइज में, तो F सबशेल जो है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर रहेगा। किसी भी एलिमेंट का अगर तुम कन्फिग्रेशन लिख रहे हो और वो कन्फिग्रेशन लिखते टाइम तुमने इलेक्ट्रॉन जो है वो S सबशेल में भरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेगा P वाले सबशेल से। P वाले सबशेल का इलेक्ट्रॉन D वाले सबशेल से ज़्यादा क्लोज रहेगा, और D वाले सबशेल का इलेक्ट्रॉन F वाले सबशेल से ज़्यादा क्लोज रहेगा। तो जैसे जैसे आप सबशेल की साइज बढ़ा रहे हो, आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, और ऐसे केस में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दूर रखेंगे न्यूक्लियस से उतना ही उसको निकालने में आसानी रहेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस इट कैन बी सीन
that the penetration of the subshell towards the nucleus follow the order S is greater than P is greater than D is greater than F. Since penetration of S subshell is more, so electrons filled in it are closer to nucleus, so they require more ionization energy. तो ये हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। साइज से हम रिलेट कर सकते हैं, साइज जो है उसका ऑर्डर ये रहता है, तो साइज के अकॉर्डिंग एस सबशेल सबसे छोटा हो गया। जो सबशेल जितना ज़्यादा छोटा होता है वो न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा पास होता है, तो इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करता है, उसकी पेनिट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एस सबशेल की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। तो क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, बल्कि यहाँ पर आपको रीजन वाले क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे और वो पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इसको समझने के लिए ये एक टेबल देखिए आप। ये टेबल जो है इसमें हमें डाटा दे रखा है कुछ एलिमेंट्स की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो हम शुरू कर लेते हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है 1s2 बेरिलियम का 1s2 बोरॉन का 1s2 2p1। यहां पर लिखी हुई है इसकी IE1 वैल्यू दे रखी है 520 899 801। इसके बाद IE2 की वैल्यू दे रखी है, IE2 दे रखा है 7297 1758 2428। और लास्ट कॉलम है IE3 का, यहाँ वैल्यू दे रखी है 11810 14810 3660। तो ये वैल्यूज दे रखी हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक के बाद एक जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं किसी एटम में से, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है यहाँ पर 1s2 तो लिथियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बन जाएगा ये Li पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Li पॉजिटिव बन गया, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है 520, ये दे रखी है IE1 की वैल्यू 520 किलोजूल पर मोल। ये सभी यूनिट्स किलोजूल पर मोल हैं इनकी। अब देखो Li पॉजिटिव बनने के बाद अगर मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी ये हटा चुके हैं यहाँ से, तो अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये एटम जो है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 थी, ये किस में चेंज हो गया 1s2। और 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का। हीलियम क्या होती है, नोबल गैस जो कि स्टेबल होती है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है।
तो ये लिथियम पॉजिटिव जब बना तो ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब तुम इस स्टेबल चीज में से, इस नोबल गैस कन्फिगरेशन वाले आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो ये बनाने के लिए। तो ये जब बनेगा तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1। अभी कन्फिगरेशन क्या है, 1s2। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल होगा। तो किसी भी स्टेबल चीज को जब अनस्टेबल करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो Li पॉजिटिव से जब Li2 पॉजिटिव बनेगा, मतलब जब आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करोगे तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज दिखाई देगा। तो एनर्जी की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, 520 से 7297 में आ गया। इतनी ज़्यादा एनर्जी का जब इंक्रीज हो जाता है किसी एटम में तो समझ जाओ वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो चुका था। मतलब वो एटम नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर चुका था, और मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां तक रिमूव हुए हैं वो उसकी वैलेंसी थी। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, कभी भी एनर्जी चेंज इस तरीके से जब तुम्हें दिखाई दे कि ये एनर्जी जो है उससे 10 टाइम्स इंक्रीज आ जाए अगली एनर्जी पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, तो समझ जाओ ये वो आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसको लूज करके हमारा एटम स्टेबल हो चुका है। तो लिथियम से Li पॉजिटिव जब बन जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मतलब वैलेंसी 1 है। तो ये आइडिया आपको इस सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से ही मिल जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि Li पॉजिटिव से Li2 पॉजिटिव बनाना जो है वो एक टिपिकल काम है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है इसको बनाने के लिए, और एनर्जी ज़्यादा लग रही है इसका मतलब हमारा एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो चुका है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब वैलेंसी जो है वो इस एटम की कितनी है, 1। और तुमसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम्हें ये एनर्जी की वैल्यू दे दी जाएंगी और तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, या व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, प्रेडिक्ट। कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ एलिमेंट का नाम बताएगा, एनर्जी की वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा ये बताओ इस डाटा के बेसिस पे इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या थी। तो आपको कन्फिग्रेशन जो है वो अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं भी जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे भी ज़्यादा चेंज दिखाई देता है सडनली, समझ जाओ वहाँ पर वैलेंसी अटेन हो चुकी है। चलिए, तो ये तो हो गई लिथियम की बात। अब देखिए यहां पर बेरिलियम। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 1s2 2s2। इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें बेरिलियम में से तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s1। इसको हम लिखेंगे Be पॉजिटिव। तो ऐसा करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो दे रखी है 899 किलो जूल पर मोल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम इजीली लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Be पॉजिटिव आयन, जहां पर इसकी कन्फिग्रेशन ये रहेगी। अब देखो Be पॉजिटिव जो है इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा, Be2 प्लस। इसकी कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s2 2s1। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बच गया, 1s2। तो ये किसके जैसा हो गया, अब ये हो गया हीलियम के जैसा। हीलियम के जैसा हो गया मतलब स्टेबल हो गया। तो यहां पर जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड IE2। तो IE2 की वैल्यू जो है वो IE1 से तो बड़ी रहेगी क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो यहां पर वैल्यू देखो 1758, यहां पर कितनी थी, ऑलमोस्ट 900। तो 10 टाइम्स जितना इंक्रीज तो नहीं हुआ। अब यहां पर देखो जब हम Be2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, -1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, Be3 पॉजिटिव। लेकिन Be2 पॉजिटिव में क्या हो चुका है, ऑलरेडी स्टेबिलिटी आ चुकी है। स्टेबिलिटी आने का मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी।
तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं Be2+ की। तो अगर स्टेबिलिटी ख़त्म करोगे, एक स्टेबल आयन को आप एक अनस्टेबल आयन में कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ से यहाँ पे तो 2 टाइम्स का भी इंक्रीज ऑलमोस्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ पे देखिए आप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है उसका इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सडनली एकदम से ज़्यादा एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ जाओ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेरिलियम से, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमें एकदम से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के डाटा को यूज करके। तो आप वैलेंसी बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की कि क्या रहेगी अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दी जा सकती है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया, IE2 ऑफ सोडियम या एल्कली मेटल is greater than IE2 of alkaline earth metal, जबकि IE1 of alkali metal is less than IE1 of alkaline earth metal। तो देखो IE1 तो एल्कली मेटल की कम है, लेकिन IE2 एल्कली मेटल की ज्यादा है। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गए। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स उनको बोला जाता है जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इन दोनों ही एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और ये कन्फिग्रेशन किसके जैसा होता है, नियॉन के जैसा। ऐसे ही अगर पोटेशियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसका कन्फिग्रेशन किसके जैसा बन गया, आर्गन के जैसा बन गया। तो देखो यहाँ पर K पॉजिटिव जो है इसका कन्फिग्रेशन आ रहा है ये आर्गन के जैसा। ऐसे ही Na पॉजिटिव जो है इसका कन्फिग्रेशन आ रहा है नियॉन के जैसा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो Na-1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज IE1। K-1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE1। तो IE1 वैल्यू जो है वो सोडियम और पोटेशियम की क्या रहती है, कम रहती है। दूसरी तरफ हमारे पास ये एटम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो भाई तुम्हारा एटॉमिक नंबर बड़ा है और इसका एटम जो होता है वो साइज में इससे छोटा होता है। तो Z इफेक्टिव जो है वो मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू सोडियम। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 12, कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE1। तो इससे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ये आ गया Mg पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन। अब देखो यहाँ पर सोडियम जो है इसकी साइज और मैग्नीशियम की साइज जो है उसमें डिफरेंस रहेगा। सोडियम जो है उसकी एटॉमिक रेडियस R सोडियम इज ग्रेटर देन R मैग्नीशियम। तो Z इफेक्टिव जो है सोडियम का वो कम रहेगा
Z इफेक्टिव मैग्नीशियम से, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ सोडियम इट विल बी लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मैग्नीशियम। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इस स्टेटमेंट का रीजन। IE1 of sodium is less than IE1 of magnesium because the atomic radii of magnesium is less than atomic radii of sodium, और Z effective of magnesium is greater than Z effective of sodium। तो ये कारण था जिसकी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो थी वो मैग्नीशियम की या एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा थी। अब बात करते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की। IE2 वैल्यू सोडियम की ज़्यादा है और इसकी कम हो गई। क्यों? देखिए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? Na पॉजिटिव, और इसका कन्फिग्रेशन कैसा होता है? नियॉन के जैसा। तो 1s2 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन हो गया Na पॉजिटिव का। ये कन्फिग्रेशन है, ये हो गया स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए Na+ में से, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE2। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आप एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल बना रहे हो। Na पॉजिटिव जब बना तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका था, Na2 पॉजिटिव बनेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, 2p5 आ जाएगा। तो इस वजह से IE2 एकदम से बढ़ जाती है। अब देखते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg पॉजिटिव बन गया। Mg पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये अनस्टेबल है, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं हुआ है। अगर हम इस Mg पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? Mg2+। यहाँ जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज IE2, यहाँ जो लगी थी दैट इज IE1। तो अब देखो Mg2+ जब ये बन जाएगा तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? इसका कन्फिग्रेशन नियॉन के जैसा हो जाएगा। ये क्या हो गया? स्टेबल। स्टेबल हो गया। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अगर है तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो IE2 जो है, अगर सोडियम का देखा जाए IE2, तो सोडियम में से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सोडियम यहां पर ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, तो हम एक स्टेबल को अनस्टेबल बना रहे हैं। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकाल रहे हैं तो, या फिर कह लो एल्कली मेटल में से निकाल रहे हैं तो। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तब उसके बाद में स्टेबल होते हैं। तो यहां तो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक स्टेबल को अनस्टेबल बना रहे हैं, जबकि यहां पर हम अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम अनस्टेबल से स्टेबल बना रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये रीज़न रहेगा जिसकी वजह से IE2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लेस देन एल्कली मेटल। तो रीज़न लिख लो। टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कली मेटल वी हैव टू lose the stable electronic configuration, hence IE2 is very high। लेकिन यहाँ पर to remove second electron from alkaline earth metal we attain stability after losing second electron। So IE2 of
एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लो। तो ये रीजन रहेगा जिसकी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से, और एटॉमिक रेडियस छोटी होने के कारण IE1 एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है एल्कली मेटल से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपको कन्फिगरेशन जो है वो लिख के देखना होगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो अटेन नहीं कर रहा। अगर स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो फिर हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया इसी के बेसिस पे आपको दे रखी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और आपसे अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा रिएक्टिव नॉन मेटल है, कौन सा नोबल गैस है, और कौन सा एलिमेंट जो है वो बाइनरी हैलाइड बनाता है। तो क्वेश्चन जो है मैं वो लिख रहा हूँ, हमें डेल्टा H1 और डेल्टा H2, डेल्टा H1 का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, डेल्टा H2 का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो एलिमेंट दे रखे हैं, एक एलिमेंट है फर्स्ट, ये एलिमेंट के नाम डाल रखे हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले दिया डेल्टा H1 2372520900, 1680, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी किलो जूल पर मोल में। डेल्टा H2 दे रखा है 5251 7300, 1760 3380, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसने क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, रिएक्टिव मेटल बताओ कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन, नोबल गैस कौन सा है। और फोर्थ क्वेश्चन, विच फॉर्म्स अ बाइनरी हैलाइड। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये डाटा देने के बाद। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं अपने अभी तक जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े इन पे। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है इस डाटा में कौन सी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये वाली। और अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इस एलिमेंट की, और हमसे पूछा गया नोबल गैस बताओ कौन सी है, तो नोबल गैसेस जो होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट रहती है। क्यों हाईएस्ट रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कन्फिगरेशन जो है उनके पास होता है। अगर आप इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आप स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, खत्म करेंगे, और स्टेबिलिटी खत्म करेंगे तो आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन सभी एलिमेंट्स में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, फर्स्ट एलिमेंट की। तो हमारा नोबल गैस जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज अ नोबल गैस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट दिस एलिमेंट हैज। चलिए अब बच गए हमारे पास तीन एलिमेंट। अब देखो इन तीन एलिमेंट्स में से आपने 10th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि मेटल्स दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है इसका मतलब उसको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है। तो यहां पर देखो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी है ये। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, थोड़ी सी एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आएगा। दिस इज अ मेटल। इसके बाद आते हैं, ये अगर मेटल है तो इसके आसपास वाली एनर्जी के जो भी एलिमेंट रहेंगे वो भी मेटल की कैटेगरी में ही आएंगे। तो यहां पर देखो
इसके आसपास एनर्जी मिल रही है ये 900। इसकी नेक्स्ट एनर्जी देखो तो ये एनर्जी सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, मतलब ये IE1 है, ये IE2 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे हैं तो एकदम से मेजर चेंज नहीं आया। और ऐसे एलिमेंट्स जो है वो कितनी वैलेंसी शो करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा इनकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से हमें कोई मेजर चेंज दिखाई नहीं दे रहा। तो ये अगर वैलेंसी 2 शो करेगा इसका मतलब ये एलिमेंट एक ऐसा मेटल होगा जो हैलाइड्स बनाएगा। वो भी कैसे? बाइनरी हैलाइड्स, जैसे कि MX2, MgCl2 ये एग्जाम्पल हो गया बाइनरी हैलाइड का, CaCl2 ये एग्जाम्पल हो गया बाइनरी हैलाइड का। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बाइनरी हैलाइड्स इजीली बनाएगा और ये मेटल की कैटेगरी में आएगा। हैलाइड्स, हेलोजन के साथ कौन कंबाइन करता है? हेलोजन जो होती है वो नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल के साथ मेटल ही कंबाइन करता है। तो ये एक ऐसा मेटल हो गया जो बाइनरी हैलाइड बनाएगा। अब क्या बच गया? रिएक्टिव नॉन मेटल। तो हमारे पास लास्ट बच गया अब ये। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलते हैं? राइट साइड में मिलते हैं। राइट साइड में जब जाते हैं तो साइज छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये अगर आपका मेटल है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल की जो है वो मेटल से हमेशा क्या मिलेगी? ज़्यादा। तो ये हमारा रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन जिसमें एक डाटा दिया गया था उस डाटा का यूज़ करके आपसे 4 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करवा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप आंसर करना चाहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वैल्यू अगर एकदम से बढ़ जाए तो वहाँ पर एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी अटेन कर चुका था और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। इस वजह से एकदम से मेजर चेंज हमें दिखाई दिया है।